So today we are going to start industrial sector चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी का सेकंड पॉइंट. पिछली बार हमने कवर किया था कि इंडियन इकोनॉमी बिफोर प्री ब्रिटिश रूल के क्या हालात थे. ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने क्या किया, तो हमने एग्रीकल्चर को कवर कर लिया था कि एग्रीकल्चर में कैसे चेंजेस किए. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड एंड डेमोग्राफिक कंडीशन. थोड़ा मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये वीडियो बना ली थी. 50 मिनट्स की वीडियो बन गई, अपलोड करते करते पता नहीं कहाँ गुम गई, मेरे से डिलीट हो गई या क्या दब गया मेरे को पता नहीं लगा. पूरे मेरे 50 मिनट्स, पूरा 1 घंटा मेरा ख़राब हो गया. फिर दोबारा बना रहा हूँ, मैं थोड़ा थक गया हूँ. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में हम पहले पढ़ेंगे. प्री ब्रिटिश कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडस्ट्रीज के क्या हालात थे. तो 2 हालात थे. नो मॉडर्न इंडस्ट्रीज, कोई भी इंडिया में फैक्ट्री नहीं लगी थी, कोई चीज़ हम फैक्ट्रियों में नहीं बनाते थे. हमने आपको पिछली क्लास में बताया था हम सिर्फ 2 चीज़ें बनाते थे, एक तो एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट्स. ये 2 काम हम करते थे. तो ये 2 काम इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्री में तो होते नहीं, तो घरों के अंदर ही होते हैं. तो हमारे पास इंडस्ट्रीज नाम की कोई चीज़ नहीं थी. इंडस्ट्रीज में हमारी बैकवर्डनेस थी, कोई हमारे को प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा मतलब. और दूसरा चीज़ था, इंडस्ट्रीज के नाम पे हमारे पास हैंडीक्राफ्ट थे जो हम घरों पे बनाते थे. तो कॉटेज इंडस्ट्रीज कह सकते हैं उसको, हैंडीक्राफ्ट बनाते थे घरों के अंदर, तो उसको कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं. इंडस्ट्रीज के नाम पे हमारे पास ये चीज़ थी, और ये हमारी चीज़ जो थी ना वर्ल्ड बेस्ट थी. तो इसको हम कह सकते हैं वर्ल्ड बेस्ट. ये हमारी इंडिया से निकल के ना, इंडिया से निकल के हर जगह जाती थी, पूरे वर्ल्ड में जाती थी. और इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट्स थे वो वर्ल्ड फेमस थे, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ. तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम लोग की हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी. फिर आए ब्रिटिशर्स, उन्होंने क्या किया, ये जो अच्छा था ना इसको ऐसे मिटा दिया, ऐसे मैंने मिटाया, बिल्कुल ख़राब कर दिया, तहस नहस कर दिया. अब किया कैसे, उन्होंने कुछ चीज़ें की होंगी. तो पहली चीज़ उन्होंने की जो इंडिया में, अब हमने प्री ब्रिटिश रूल पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश रूल. ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ प्री ब्रिटिश रूल एंड पोस्ट ब्रिटिश रूल, बुक में नहीं दिया हो तो आप, बेटर ये है कि साथ साथ नोट्स बना लो, और जो बुक के नोट्स है वो तो मैं भेजूंगा ही. अब ब्रिटिश रूल आया, ब्रिटिशर्स ने कुछ पॉलिसीज लगाई जिससे हमारी इंडस्ट्रीज क्या होगी, खराब होगी. पहली पॉलिसी लगाई डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. सबसे पहली चीज है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. उन्होंने एक पॉलिसी लगाई कि कोई भी इंडस्ट्री इंडिया में, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि एक होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन कि यहाँ भी फैक्ट्रियाँ लगाओ और फैक्ट्रियाँ लगाओ और फैक्ट्रियाँ लगाओ. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है फैक्ट्री नहीं लगानी. तो इसके अंदर पहला पॉइंट था नो इंडस्ट्री अलाउड. कोई भी नई इंडस्ट्री आप नहीं लगा सकते, नहीं किसी चीज़ की. तो फिर किस चीज़ की लगा सकते हो, आपको सिर्फ क्या बनाने हैं, आपको बनाने हैं सिर्फ ओनली रॉ मटेरियल्स. इंडिया के पास रॉ मटेरियल्स थे, आपने सिर्फ रॉ मटेरियल्स बनाने हैं. और कहाँ पे बेचने हैं उसको, ओनली रॉ मटेरियल्स वर मेड एंड एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एट चीपर रेट. ठीक है जी. उन्होंने बोला कि इंडिया रॉ मटेरियल बनाएगा. क्या बनाएगा, रॉ मटेरियल. और किसको देगा, ब्रिटेन को. यहां से क्या जाएगा, रॉ मटेरियल ब्रिटेन में बड़े सस्ते रेट पे. इन्होंने क्या कहा, हम एक पॉलिसी लगाएंगे, उसका पॉलिसी का नाम है टैरिफ पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, न्यू ट्रेड पॉलिसी. इसके तहत क्या हुआ कि जो यहाँ पे जा रहा है इसको कहते हैं फ्री ट्रेड. फ्री ट्रेड का मतलब है कि यहाँ से यहाँ, इसको कहते हैं एक्सपोर्ट,
कि एक्सपोर्ट करने पे कोई भी ड्यूटी नहीं लगाएंगे, कोई भी हम टैक्स नहीं लगाएंगे। तो जब फ्री ट्रेड होने लगा तो टैक्स और टैरिफ क्या होने शुरू हो गए, कम होने शुरू हो गए। तो 500 की कम होने के शुरू हो गए, लगे ही नहीं। अगर मान लो मैंने 500 रॉ मटेरियल में क्या क्या हम बेच रहे थे, कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, वुड, आयरन एक्सेट्रा, इस तरह का सामान, कच्चा सामान, कच्चा माल हमारे इंडिया में बन रहा था। और ये हम कहाँ दे रहे थे, ब्रिटेन में। 500 रुपए का कॉटन यहाँ से यहाँ चला गया 500 रुपए का, फ्री ट्रेड, जितने का था उतने का ले लो, सस्ते रेट पे। इंडिया को क्या बेनिफिट हुआ, यही इसके हैंडीक्राफ्ट हम बनाते थे, हैंडीक्राफ्ट बना के उसको हम बाहर बेचते थे पहले, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम बेचते थे 1500 के अंदर। लेकिन इन्होंने बेचने के लिए मना कर दिया, तो हमको बेचना पड़ रहा है ब्रिटेन को। और हमको क्या बेचना पड़ रहा है, जबरदस्ती उठा के लेके जा रहे हैं। ब्रिटिश का राज था, जो मर्जी कर सकते थे जी। इन्होंने यहाँ से चीपर रेट्स पे रॉ मटेरियल उठाने शुरू कर दिए, सारे रॉ मटेरियल्स यहाँ पे खत्म होने शुरू हो गए, सब जाने शुरू हो गए ब्रिटेन के पास। जिस रेट का था उस रेट पे पहुंच गया। फ्री ट्रेड मतलब इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी सब खत्म कर दी इन्होंने। रस्ते के जो टैक्सेस थे ना, ड्यूटीज और टैक्सेस थे, वो खत्म कर दिए, नो टैक्सेस, क्योंकि अपना फायदा करना था। अब ब्रिटिश के पास सारा रॉ मटेरियल पहुंच गया, इन्होंने यहाँ पे बनाए फिनिश्ड गुड्स और वापस भेज दिए इंडिया। रॉ मटेरियल यहाँ से लिया 500 का 500 में, अब इस 500 का सामान बनाया 1500 का। लेबर, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, लैंड कॉस्ट, सारे खर्चे मिला के ये 500 की चीज बन गई 1500 में। इंडिया में जब आई ना, इंडिया को बेची 3000 में। क्यों? क्योंकि हमारी मर्जी, हमारा घर है, हम जो मर्जी करें। तो हुआ क्या, रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एट चीपर रेट एंड फिनिश्ड गुड्स इंपोर्टेड एट हायर रेट्स। मतलब हमारा सामान हमसे ले लो, हमारे सामान को ही सामान बना के हमारे को बेच दो और हम ही को लूट लो। बात समझ आई? मेरा सामान आपने मुझसे लिया, उसका कुछ नया प्रोडक्ट बनाया और मेरे को ही चेप दिया डबल से, ट्रिपल से, 4 गुना 5 गुना ज्यादा रेट पे। तो ये तो लूटने वाला काम किया। इससे क्या हुआ, इंडिया के रॉ मटेरियल जो थे वो सारे के सारे शिफ्ट हो गए ब्रिटेन में। इंडिया का पैसा खत्म हो गया और इंडिया को जो चीज पहले 1000 रुपए में मिलती थी, अगर मैं यहाँ बनाता, मान लो मेरे को यहाँ पे कॉटन का, मान लो कॉटन है, यहाँ पे बन गया क्लॉथ, ये क्लॉथ यहाँ पे आया, मेरे को 3000 का मिला। अगर मैं इस 500 रुपए की कॉटन का अपने इंडिया के अंदर ही बनाता, मैं क्या कहते हैं, कपड़ा, इस 500 के कॉटन का अपने इंडिया में क्लॉथ बनाता, तो मेरे को कितने का पड़ता, 500 का बन जाता, ज्यादा से 800 का। ये मैं 800 का खरीद लेता। अब यही 800 का सेम टू सेम कपड़ा मेरे को 3000 का मिल रहा। तो मेरे पास, वैसे ही मैं गरीब देश हूँ, ऊपर से तुम मेरे को लूट रहे हो, तो मेरे पास पैसे क्या हो गए, खत्म। जब मेरे पास पैसे हो गए खत्म, तो मेरी इंडस्ट्रियल हालत तो वैसे ही खस्ता थी, मेरी इकोनॉमिक हालत भी खस्ता हो गई। मतलब मेरी इकोनॉमिक कंडीशन जो इंडिया की थी, मेरी मतलब इंडिया की थी, वो खराब होनी शुरू होगी। तो एक काम तो इन्होंने किया कि फैक्ट्री नहीं लगाने देंगे, आपसे रॉ मटेरियल लेंगे सस्ते रेट पे, आपको वो चीज़ें बना के देंगे रॉ मटेरियल के बदले, लेकिन वो महंगे रेट पे देंगे। एक काम इन्होंने ये खराब कर दिया। सेकंड काम पढ़ते हैं हम। अब डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी है, ये सेकंड पॉइंट है आपका। ये कहता है कि, थोड़ा सा रहने देते हैं, ये कहता है डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब है भेदभाव वाली, कि आपके लिए कुछ और, मेरे लिए कुछ और। बात तो देख रहे हो ना कि अगर ब्रिटेन को चीज खरीदनी है, अगर यहाँ से सामान ब्रिटेन पे जा रहा है तो फ्री ट्रेड, क्या कह रहा है, फ्री ट्रेड, कोई टैक्स नहीं। लेकिन अगर सामान ब्रिटेन से इंडिया की तरफ आ रहा है तो जी इम्पोर्ट ड्यूटी, हैवी टैक्सेस, तो हो गया ना काम खराब। तो डिस्क्रिमिनेटरी हो रही है, भेदभाव हो रहा है। तो एक तो टैरिफ पॉलिसी बड़ी खराब थी हमारी, ये चीज पिछले पॉइंट में कवर कर लिया हमने। सेकेंड काम क्या किया इन्होंने, क्या किया, नो एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल्स।
रॉ मटेरियल ये सारा अगर ब्रिटेन पे जा रहा है तो नो एक्सपोर्ट ड्यूटी, बट हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स इंडिया की फेमस चीज थी, अभी 10 मिनट पहले मैंने बताया कि हैंडीक्राफ्ट्स वर्ल्ड फेमस थे। तो वो खाली ब्रिटेन में नहीं, वो जो हैंडीक्राफ्ट्स थे इंडिया के, वो यहाँ से लेके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी जाते थे, सारी कंट्रीज पे जाते थे ब्रिटिश से पहले, ब्रिटिशर्स के आने से पहले। अब इन्होंने क्या किया, जो सामान ब्रिटिश के पास जाना है, ये रॉ मटेरियल्स, इसको तो कर दिया फ्री ट्रेड, 500 का सामान 500 का। लेकिन जो हैंडीक्राफ्ट्स अगर जाने हैं तो इस पे कर दिया हैवी टैक्सेस। हैवी टैक्सेस मतलब हैवी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो अब क्या हो, जो हैंडीक्राफ्ट अगर कोई 500 का है ना, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पहुंचते पहुंचते बन जाएगा 3500 रुपये। और पहले पहुंच रहा था यही 500 का 1000 रुपए का, पहले 1000 का पहुंच रहा था, अब पहुंच रहा है 3500 का। तो क्या हुआ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने, बाकी सारे देशों ने, आसपास के देशों ने इंडिया का हैंडीक्राफ्ट है लेना बंद कर दिया, क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ रहा था ड्यू टू हैवी टैक्सेस एंड डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी इम्पोज्ड बाय ब्रिटिशर्स। इन्होंने अपने मतलब के लिए रॉ मटेरियल लिया तो कोई टैक्सेस नहीं देने आपने। अगर बाकी कंट्रीज को बेच रहे हो, हैंडीक्राफ्ट सोल्ड टू अदर कंट्रीज, ये अदर कंट्रीज मेंशन करना बहुत जरूरी है। अगर बाकी कंट्रीज को कोई बेचोगे तो इतनी हैवी ड्यूटी है कि आपका 500 का सामान 3500 का मिलेगा, ताकि कोई ले ही ना सके। तो हुआ क्या, जब किसी ने लेना ही नहीं है तो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्या हो गई, नीचे गिर गई। इंडिया का हैंडीक्राफ्ट बिकना इंडिया के अंदर भी बंद हो गया और वर्ल्ड में भी बंद हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिससे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर काम नहीं किया गया और हैंडीक्राफ्ट्स को दबाया गया। थर्ड पॉइंट पर अब इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट। हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा कि हैंडीक्राफ्ट्स कैसे डिक्लाइन हुए, थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहली बात तो रॉ मटेरियल सस्ते चले गए और हैंडीक्राफ्ट्स महंगे चले गए, तो इससे क्या हो गया, लॉस ऑफ डिमांड फॉर हैंडीक्राफ्ट्स इन अदर कंट्रीज। ये हम पॉइंट पिछले उसमें पढ़ चुके हैं क्योंकि महंगा पड़ रहा था। लेकिन लॉस ऑफ डिमांड फॉर हैंडीक्राफ्ट इन इंडिया ऑल्सो, इंडिया में कैसे डिमांड कम होगी ये बताया था आपको। हुआ क्या कि जो हमने हैंडीक्राफ्ट बनाया था, चाहे वो 500 रुपए का बनाया था, बदले में ब्रिटिश ने हमसे कॉटन लिया और यहाँ पे क्या बनाया, क्लॉथ, और हमारे को बेच दिया वो क्लॉथ 3000 रुपए का। अब ये जो क्लॉथ था ना, ये बहुत फाइन था, सुपीरियर था, अच्छा था, डिजाइन वाला था, बढ़िया लगा मेरे को। तो मेरे को अपना ही हैंडीक्राफ्ट बेकार लगना शुरू हो गया। होता है ना, ब्रांडेड चीज देख के कहते हैं छोड़, मैंने तो बेकार कपड़े पहने हैं, जहाँ से तूने लिए वो वाला ब्रांड बता, वहां से लूंगा, चाहे वो इंटरनेशनल ब्रांड क्यों ना हो। तो हमने क्या किया, हमने अपने जो 500 वाला हैंडीक्राफ्ट था, जो हाथ से बेचारा कारीगर ने बनाया था, उसको लेना बंद कर दिया और उसकी जगह पे हमने ये फाइन सुपीरियर 3000 वाला लेना शुरू कर दिया। क्योंकि पैसे मेरे पास थे नहीं, फिर भी दिखावा करना था मेरे को, और मेरे को ये अच्छा लगा फाइन सुपीरियर। मैंने वुड बेचा, वुड की कुर्सी बना के उन्होंने बेच दी। मैं जो वुड की कुर्सी बना रहा था उसके मुकाबले उनकी वुड की कुर्सी के डिज़ाइन कुछ ज़्यादा अच्छे थे, तो मैंने अपनी हैंडीक्राफ्ट्स ना लेके उनके हैंडीक्राफ्ट्स लेने शुरू कर दिए। तो इससे इंडिया के अंदर डोमेस्टिक डिमांड क्या होगी, वो भी कम होगी। इंटरनेशनल डिमांड ऊपर लिखी है, अदर कंट्रीज मतलब इंटरनेशनल डिमांड कैसे कम हुई, क्योंकि बाहर बहुत महंगा बेचना पड़ गया इंडिया को, और इंडिया के अंदर की डिमांड इसलिए कम हुई क्योंकि जो ब्रिटेन से फिनिश गुड्स आए थे वो बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, तो लोगों ने वो लेना शुरू कर दिए। अब हुआ क्या, जब लोगों ने इसको लेना बंद कर दिया और इसको लेना शुरू कर दिया, जब इसको लेना बंद कर दिया तो जो लोग बेचारे हैंडीक्राफ्ट्स बना रहे थे, आर्टिस्ट, जितने भी आर्टिस्ट थे, उनका सामान क्या हुआ, बिकना बंद हो गया। तो ये बेचारे क्या हो गए, सारे अनएम्प्लॉयड। बात समझ आ रही है? जब मेरा हैंडीक्राफ्ट ना इंटरनेशनल बिक रहा है ना मेरा डोमेस्टिक बिक रहा है, तो मैं क्या करूंगा, बेरोजगार हो गया, मैं हो गया अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट जो इंडिया में हुई वो हुई ऑन
लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल पे लोग बेरोजगार हो गए, लोगों को सामान बिकना बंद हुआ। एक और काम हुआ, जब मैं अनएम्प्लॉयड हो गया तो मैंने क्या किया, अब मैं कुछ तो काम करना, रोटी तो खानी है, तो मैंने क्या कर दिया, रिटर्न टू विलेज, अपने गांव वापस चला गया। जब मैं खाली हो जाऊंगा तो मैं शहर में तो रहूंगा नहीं, मैं अपने गांव वापस चला गया। और इससे क्या हुआ, जब मैं विलेज चला गया तो क्या हुआ, बर्डन ऑन विलेजेस, विलेजेस के अंदर बर्डन बन गया, और विलेजेस या एग्रीकल्चर। और गांव में जाके क्या करूंगा, खाली तो बैठूंगा नहीं, करूंगा तो खेती ही, तो क्या हुआ, बर्डन ऑन विलेजेस या बर्डन ऑन एग्रीकल्चर। तो जब मैं एग्रीकल्चर करूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, पुअर, क्योंकि एग्रीकल्चर जो भी किसान खेती करते हैं कोई बहुत अमीर तो होते नहीं है। हमने एग्रीकल्चर में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर में क्या लगी हुई है, जमींदारी सिस्टम। तो मेरे को क्या देना पड़ता है एग्रीकल्चर में, बहुत सारा लगान। तो उसके वजह से क्या हुआ, मैं हो गया गरीब, मैं मतलब इंडिया। अब करेंगे थर्ड पॉइंट, पढ़ लिया, हैंडीक्राफ्ट्स ने इंटरनेशनल डिमांड खत्म हुई, डोमेस्टिक डिमांड खत्म हुई, अनएम्प्लॉयमेंट हुई, विलेजेस पे बर्डन बढ़ गया, एग्रीकल्चर पे लोग पहुंच गए वापस बेरोजगार होके, उसकी वजह से गरीबी हमारे देश में बढ़ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है जी, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। तो इंडिया में मॉडर्नाइजेशन तो करनी थी, इंडस्ट्रीज लगानी नहीं थी। तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो दूसरे कंज्यूमर गुड्स बनाने के काम आते हैं। इकोनॉमिक्स में मैक्रो में सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हो आप, जैसे कि मशीन्स, टूल्स और फर्नीचर, और भी कैपिटल मशीनरी होती है जो हम बनाते हैं बाकी फैक्ट्रियों में लगाने के लिए कि उससे कोई और सामान बनाए। बेसिकली इनसे हम क्या बनाते हैं, कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं। अगर कोई मशीनरी लगाएंगे और टूल्स लगाएंगे तो ही कंज्यूमर गुड्स बनेंगे ना, ब्रेड आटा दाल चावल सब कुछ बनेगा, जब तक मशीनरी नहीं लगाएंगे। तो इंडिया में क्या हुआ, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। इंडिया में कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी, जिसकी वजह से इंडिया बैकवर्ड ही रहा, सॉरी। तो इसमें दो पॉइंट्स आते हैं, पहले से ही नो कैपिटल गुड इंडस्ट्री कोई थी नहीं, क्योंकि लोग हैंडीक्राफ्ट्स और वो बनाते थे, एग्रीकल्चर, और लेस अटेंशन या नो अटेंशन ले लो फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस तरफ बहुत कम ध्यान दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि इंडिया में इंडस्ट्रीज बने। वो चाहते थे कि जो इंडस्ट्रीज है ना, जो कैपिटल गुड्स है, सॉरी, वो कैपिटल गुड्स कहाँ से आए, ब्रिटेन से इंडिया में आए। उसमें किसका फायदा है, ब्रिटेन का फायदा है, नुकसान किसका है, इंडिया का नुकसान है। तो इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। अगर इंडिया में कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री बनेगी तो इंडिया में बेरोजगारी कम होगी, फैक्ट्री में लेबर काम करेगी, सब कुछ होगा। लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि इंडिया में बेरोजगारी घटे, वो ये चाहते थे कि ब्रिटेन का फायदा। बेसिकली इंडिया क्यों आए थे, इंडिया खून चूसने तो आए थे। तो उन्होंने क्या किया, कैपिटल गुड्स के लिए कोई अटेंशन नहीं दिया, और कोई हैवी इक्विपमेंट्स वाली फैक्ट्री, मशीनरी वाली फैक्ट्री उन्होंने नहीं लगाई। और फोर्स किया, इंटरेस्टेड किससे थे, इंटरेस्टेड इन import of capital goods from ब्रिटेन। तो ये इसमें मेन चीज है इसमें। फिर हम पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट, फिर फोर्थ पढ़ ले, फिर पढ़ते। बुक में 5 पॉइंट है, मैंने 6 बना दिए हैं, आप 6 ही पढ़ेंगे। लो जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि पूरे देश में कितनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन हुई है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कि पूरे देश में कितना सामान बना है, ठीक है जी। अब जब इंडिया में इंडस्ट्री ही नहीं है, फैक्ट्री ही नहीं है, सारा सामान तो ब्रिटिश से बन के आ रहा है, जब फैक्ट्री नहीं तो प्रोडक्शन क्या होगी, लो। तो किसी भी इकोनॉमी को राइज करने के लिए जीडीपी का हाई होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी लॉकडाउन हो रखा है, तो लॉकडाउन में हम लोग देख रहे हैं सब शॉप्स बंद हैं, सब फैक्ट्रीज बंद हैं। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है, रोज़ आप टीवी न्यूज़ पे देखते होगे, इंडिया की इकोनॉमी बहुत नीचे आ रही है।
क्यों नीचे आ रही है? क्योंकि जीडीपी गिर रही है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रही। जब कोई चीज़ बनेगी नहीं तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं हो रहा, तो हमारे पास जो पैसा पड़ा वो खत्म होना शुरू हो गया है। तो जब पैसा खत्म होना शुरू हो जाएगा, एक दिन क्या होगा, हमारे पास पैसा खत्म होगा, फिर गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म हो जाएगा। जब गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म हो जाएगा तो इकोनॉमी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो इसी से इसको बचाने के लिए वो कह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी दुकानें खोल लेते हैं, कुछ शॉप्स पे काम चलते रहने दो, पैसे को घुमाते रहो ताकि इकोनॉमी चलती रहे, थोड़ी थोड़ी चलती रहे। तो जैसे लॉकडाउन में जीडीपी डाउन हो गई, इकोनॉमी 1 महीने के अंदर ही गिर गई है, तो ऐसे ही इंडिया का उस टाइम हाल था। लोगों के पास काम धंधे थे नहीं, करनी खेती बाड़ी थी, और थोड़ा बहुत अगर कुछ करना चाहोगे तो ब्रिटिश आपको करने नहीं देंगे, तो जीडीपी बहुत कम थी। अगला आता है लिमिटेड रोल इन पब्लिक सेक्टर। लिमिटेड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर वो होती है जो गवर्नमेंट ने ली होती है, प्राइवेट सेक्टर वो होती है जो हम अपनी मर्जी से अपनी फैक्ट्री खोलते हैं। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट फैक्ट्रियां लगा रही थी, बिल्कुल लगा रही थी जी, लेकिन कौन सी लगा रही थी, जो सिर्फ उसके फायदे के लिए, जैसे रेलवेज, स्पोर्ट्स मतलब शिप्स वगैरह, अच्छा पावर बिजली, और क्या लगा रही थी, टेलीफोन लगा लो, कम्युनिकेशन मान लेते हैं। इसी तरह से और भी फैक्ट्रीज लगा रही थी, लेकिन इसका फायदा किसको मिल रहा था, रेलवेज उन्होंने लगाई अपने लिए, अपने लोग और अपना सामान कंट्री के अंदर इधर से उधर भेजने के लिए। इसमें पूरा का पूरा ब्रिटिश का फायदा था, हमारा कोई फायदा नहीं था, हम तो अपनी बैलगाड़ी में भी खुश थे। पोर्ट्स, शिप्स बनाई, क्यों बनाई, क्योंकि इंडिया का सामान ब्रिटिश जा सके, ब्रिटिश का सामान इंडिया आ सके, तो सब कुछ इंडिया बना दिया कि सस्ता पड़ रहा है, चलो यहाँ पे। पावर, बिजली देना शुरू किया, हम लोग के घर में तो लाइट पहले भी नहीं आती थी, तो उन्होंने बिजली बनाई अपने लिए, ताकि हमारे साहब को, हमारे बाबुओं को, हमारी गवर्नमेंट को लाइट पूरी मिल सके, बनाई अपने लिए बिजली। टेलीफोन, इंडिया के पास टेलीफोन ना पहले था ना ब्रिटिश के टाइम पे था, टेलीफोन लगे थे उनके अपने लिए, ये चारों चीजें उन्होंने बनाई। मतलब पब्लिक सेक्टर में जितनी फैक्ट्री खुली ना, वो सिर्फ खुली फॉर बेनिफिट्स ऑफ ब्रिटिशर्स, बस, और किसी के लिए नहीं थी। तो जो बहुत अमीर इंडियंस थे या जो ब्रिटिशर्स थे, सिर्फ उन्होंने इसका बेनिफिट लिया, बाकी किसी ने बेनिफिट नहीं लिया। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसने बताया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हमारा कैसा था। प्री ब्रिटिश रूल पढ़ लिया, ड्यूरिंग पढ़ लिया, अब थोड़ा सा पोस्ट पढ़ लेते हैं। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के आसपास हमारी इंडस्ट्रीज की हालत थोड़ी क्या हो गई, बेटर। कैसे हो गई, उसके बाद में रीज़न है, वर्ल्ड वॉर्स। वर्ल्ड वॉर इंडिया ने नहीं लड़ी थी, वर्ल्ड वॉर लड़ी थी ब्रिटिश ने, इंग्लैंड ने। तो जब इंग्लैंड ने वर्ल्ड वॉर लड़ी है, इंग्लैंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहा है बाकी कंट्रीज से, तो इंग्लैंड ने एज अ सेना के जो लोग थे वो इंडिया के और अपनी बाकी सारे कॉलोनीज के भेजे, इंडिया को भेजा, और अपनी रिमेनिंग कॉलोनी जितने भी उसने जहाँ जहाँ पे अपनी कॉलोनी बना रखी थी, जहाँ जहाँ पे उसने अपना शासन किया हुआ था, वो सब उसने कहाँ भेज दी, वर्ल्ड वॉर में भेज दी। इंडिया के लोग भी गए थे वर्ल्ड वॉर में। अब हुआ क्या, पहले क्या था, वर्ल्ड आयरन इंडिया से ले रहा था, और जाके इंडिया से आयरन लिया, कहाँ पे पहुंचा दिया, ब्रिटेन में। यहाँ पे क्या बनाया, फिनिश गुड्स, ठीक है जी। अब ब्रिटिश ने क्या किया, इंडिया का आयरन लिया लेकिन फिनिश गुड्स बनाने बंद कर दिए, तो क्या बनाना शुरू कर दिया, वेपन्स, हथियार बनाने शुरू कर दिए, और टैंक्स, मतलब डिफेंस की आइटम बननी शुरू होगी। तो पहले इस आयरन का फिनिश गुड्स बनता था, अब क्या बनना शुरू हो गया, वेपन्स, ठीक है। इसी दौरान 1921 की बात कर रहा हूं मैं, इसी दौरान इंडिया में रेलवेज का काम चल रहा था, रेलवेज बन रही थी। अब वो आयरन जो रेलवेज पे लगना था, वो सारा आयरन जा रहा है ब्रिटेन वेपन्स बनाने के लिए, और रेलवेज के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब रेलवेज को चाहिए था आयरन, तो इंडिया की जो छोटी छोटी कंपनी थी ना, जैसे टिस्को, टाटा स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को एक बहुत ही छोटी सी कंपनी थी। ब्रिटिश ने बोला यार एक काम करो, हम लोग तो वेपन्स बना रहे हैं, तुम एक काम कर, तो ये रेलवेज का टेंडर जो है ना वो तू ले ले, और रेलवेज का सारा जो लोहा चाहिए,
पटरी बनाने के लिए लोहा चाहिए, गड्ढे बनाने के लिए चाहिए, ये सारा तुबना। ठीक है जी, पटरी बनाने के लिए भी चाहिए और डब्बे बनाने के लिए, ट्रेन बनाने के लिए, व्हील्स बनाने के लिए, कार्टेजेस बनाने के लिए। तो इन्होंने कहा कि हम लोग तो वेपन्स बना रहे हैं, तुम्हारे से आयरन लेके हम लोग वेपन्स बना रहे हैं, हम लोग वेपन्स बनाने बिजी हैं, लड़ाई लड़ने में बिजी हैं, रेलवेज तुम बनाओ। तो टाटा ने रेलवेज बनानी शुरू की छोटी सी कंपनी में। ये छोटी सी कंपनी ना, जितने साल वर्ल्ड वॉर चली, ये छोटी सी कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। इतनी बड़ी कंपनी बन गई कि आज वर्ल्ड में इसका नाम है टाटा। इसकी गाड़ियाँ भी खरीदते हो आप, इसके नमक भी खाते हो आप, और हर चीज़ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं इसमें टाटा का नाम ना लिखा हो। बसेस हैं, ट्रेन हैं, सब जगह। ये खाली एक एग्जाम्पल है टाटा का। इस तरह से और भी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी जो थी वो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बड़ी इंडस्ट्रीज बन गई थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश था बिजी लड़ाई लड़ने में, इंग्लैंड था बिजी लड़ाई लड़ने में, इंडिया ने मौके का फ़ायदा उठाया। ब्रिटिश को जरूरत थी कि इंडिया का काम कोई और संभाले, तो इंडिया के छोटे छोटे कारोबारियों को बोला कि तुम लोग संभालो, तब तक हम लड़ाई लड़ते हैं। तो इंडिया की थोड़ी थोड़ी जो इंडस्ट्रीज थी वो मॉडर्न होनी शुरू होगी। तो कुछ बेटर इंडिपेंडेंस के आसपास हम लोग हो गए थे। ये टिस्को के बारे में 8, 9, 10th में जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है उनको पता है इसके बारे में, कैसे टाटा स्टील ग्रो हुआ था। इसके अलावा और भी चीज़ें हुई थी। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर का टॉपिक खत्म है। अब हम डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट हेडिंग है जी आपकी फॉरेन ट्रेड। पहले हमने किया एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंड हमने किया इंडस्ट्रियल सेक्टर, अब फॉरेन ट्रेड। तो इंडिया की फॉरेन ट्रेड के नाम पे हम प्री ब्रिटिश में क्या करते थे? प्री ब्रिटिश टाइम पे हम फॉरेन ट्रेड के नाम पे सिर्फ और सिर्फ हैंडीक्राफ्ट्स ही करते थे। सिर्फ हैंडीक्राफ्ट्स हम लोग क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे, और हम कुछ नहीं करते थे। लेकिन इसकी हालात बहुत अच्छे थे हमारे, जो कि ब्रिटिशर्स ने खराब कर दिए। तो प्री ब्रिटिश रूल में सिर्फ हम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करते थे, इसके अलावा और कोई पॉइंट हमारे पास था नहीं। ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारी स्टेट क्या थी? हम क्या बन गए? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। अभी पिछले इंडस्ट्री में पढ़ा, हम एक्सपोर्टर ऑफ क्या बन गए? रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बाहर के देशों में बेचना और बाहर के देशों में लेके आना। एक्सपोर्ट का मतलब है बाहर के देशों में बेचना। इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। लेकिन ये कहाँ पे हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ ओनली ब्रिटेन। क्योंकि ब्रिटिश कह रहा है कि भैया मैं तो अपने फायदे के लिए आया हूँ और मैं अपना फायदा करूँगा और किसी का होने नहीं दूंगा। तो ये हमारे इंडिया के हालात थे। तो हम लोग क्या एक्सपोर्ट करते थे? मैंने बता दिया आपको, कॉटन, सिल्क, वुड वगैरह वगैरह। और क्या मंगाते थे बाहर से? कैपिटल गुड्स मंगाते थे, फिनिश गुड्स मंगाते थे। वो सब आपकी बुक में लिखा हुआ है। सेकेंड पॉइंट है जो कवर अप करना है, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। मोनोपोली आपने 11th में पढ़ा है, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। मोनोपोली होता है मेरा अकेले का राज, मैं अकेला राजा, बाकी किसी का राज नहीं चलने दूंगा, बाकी किसी की बात नहीं मानूंगा, सारी बात मेरी मानी जाएगी। तो ब्रिटिश ने क्या किया? जितना भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, एक काम किया, मोर देन हाफ एक्सपोर्ट ओनली टू ब्रिटेन। ब्रिटेन में करना शुरू कर दिया कि आप, इंडिया को बोला ब्रिटिश ने कि आपका ट्रेड मैं संभालूंगा, मैं राजा हूं। क्योंकि गवर्नमेंट किसकी है? ब्रिटिश की गवर्नमेंट है। तो ट्रेड कौन संभालेगा? ब्रिटिश संभालेगा। इसने क्या कि कुछ पॉलिसीज लगाई कि सारा एक्सपोर्ट हम ब्रिटिश को करेंगे एट चीपर रेट्स। अभी आपने इंडस्ट्रियल उसमें पढ़ा है डिस्क्रिमिनेशन टैक्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी। तो उसके तहत क्या हुआ? ट्रेड पॉलिसी ने क्या किया? ब्रिटिश को सारा चीपर रेट पे बेचना शुरू कर दिया। और कह रहे हैं कि अगर आपको बाकी कंट्रीज को बेचना है ना, आप बेचो। कह रहे कोई बात नहीं, हम बेचो, लेकिन हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज, हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज। ये हम पॉइंट भी कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर फॉरेन ट्रेड का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ भी आपको बताना पड़ेगा
कि बाकी कंट्रीज को जो हमने एक्सपोर्ट करना है उस पर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा, मतलब 500 की चीज़ बाकी कंट्री में पहुंचेगी 3500 की, लेकिन अगर ब्रिटेन को चाहिए तो 500 की पहुंचेगी। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी। इसके तहत क्या हुआ, जब हमारी चीज़ महंगी होगी पूरे वर्ल्ड में तो हमारी चीज़ की डिमांड क्या होगी, बिल्कुल ख़त्म होगी, और हमारा फॉरेन ट्रेड क्या हुआ, ख़त्म हो गया, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स क्या हो गए, ख़त्म हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, बेरोजगारी, पॉवर्टी आ गई, सब कुछ हम पहले इंडस्ट्रियल चीज़ में कर चुके हैं। तीसरा इसने वेरी इंपॉर्टेंट काम किया, वेरी इंपॉर्टेंट, सुएज कैनाल बनाया 1869 में। अब व्हाट इज सुएज कैनाल? सुएज कैनाल एक रास्ता था, मैं आपको ड्राइंग के थ्रू बता देता हूँ। सुएज कैनाल एक रास्ता था, मान लो ये इंडिया है, ठीक है जी। अब इंडिया के साथ यहाँ पे अफ्रीका पड़ता है, आपको पता है, बहुत बड़ा, और यहाँ पे कहीं जाके, थोड़ा सा मिटा देता हूँ पहले मैं, ये अफ्रीका हो गया आपका, ठीक है। अफ्रीका के साथ यहाँ पे कहीं जाके पड़ता है ब्रिटेन, ये आपका इंडिया। मैप देख लो, लगभग ऐसे ही होगा, ठीक है। अब पहले जो रॉ मटेरियल्स, जो ये रॉ मटेरियल्स इंडिया से ब्रिटेन जाने हैं, वो जाते थे यहाँ से, ठीक है जी। रास्ता था बहुत लंबा, तो यहाँ से पहुँचने में लगते थे बहुत सारे दिन, और बहुत सारा तेल, बहुत सारा फ्यूल, बहुत सारे लोग, और बहुत सारा पैसा। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ से निकले, यहाँ पे ना ब्रिटिश, अब मैप में चेक करना, इंग्लैंड और इंडिया के बीच में पानी का रास्ता भी है, अंदर 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 अंदर, ये इजिप्ट होके जाता है रास्ता। ये रास्ता इन्होंने बनाया पानी के थ्रू, और यहाँ से पहुँचना चला शुरू कर दिया, इसको नाम दिया सुएज कैनाल। ये 1869 में ब्रिटेन ने बनाया सुएज कैनाल। हाँ ठीक है, 1869 ही। तो ये इससे क्या हुआ, ये जो लंबा रास्ता था, बहुत दिन, बहुत पैसा, बहुत लोग, बहुत फ्यूल, सब खत्म हो गया। कम पैसा, कम फ्यूल, कम लोग और कम दिन। इससे क्या हुआ कि इंडिया का रॉ मटेरियल जल्दी जल्दी जाना शुरू हो गया, जल्दी जल्दी। जिस देश को गरीब होने में टाइम लग रहा था, वो देश बहुत जल्दी गरीब हो गया जी। जल्दी जल्दी सामान लेके जाओ, जल्दी फिनिश लूट लेके आओ, पूरे इंडिया का पैसा जल्दी जल्दी लूट लो। तो इससे फ़ायदा किसको हुआ, ब्रिटिश को, और नुकसान किसको हुआ, इंडिया को। तो ये 3 पॉइंट इसमें कवर करने हैं मोनोपोली के अंदर। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। इंडिया का पैसा सही तरह से यूज नहीं किया। कैसे यूज नहीं किया बता देता हूं मैं आपको। अब एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, ये इंडिया था, ये ब्रिटेन था। यहां से रोज रोज क्या जा रहा है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है रोज रोज। और बहुत, अब सुएज कैनाल की वजह से क्या हुआ, बहुत जल्दी जल्दी होना शुरू हो गया। इतना ज़्यादा हो गया कि ब्रिटिश के पास एक्सपोर्ट का सरप्लस हो गया, बहुत ज़्यादा सरप्लस हो गया। बदले में इंडिया को एक्सपोर्ट के बदले अमाउंट मिलता था, पैसा, या फिनिश गुड मिलते थे, या एक्सपोर्ट का अमाउंट मिलता था, एक्सपोर्ट मनी। भाई नॉर्मल सी बात है, अगर आप कुछ चीज़ दोगे तो आपको पैसा तो मिलेगा। तो हुआ क्या, जब हैवी एक्सपोर्ट हुआ ना, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट, बहुत ज़्यादा हैवी रॉ मटेरियल, हैवी एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। हैवी का मतलब भारी नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ, तो बदले में इंडिया के पास क्या इकट्ठा हो गया, ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस। अब एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब है मनी, बहुत सारा पैसा इंडिया के पास इकट्ठा हो गया। अब ब्रिटिश को चाहिए था कि यार, कॉमन गवर्नमेंट ब्रिटिश की है, ब्रिटिश को चाहिए था कि ये जो पैसा इकट्ठा हो गया, बहुत सारा हमने एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट करते करते एक्सपोर्ट का बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया, तो ब्रिटिश को चाहिए था कि ये जो पैसा है इंडिया के डेवलपमेंट में यूज़ करता। अगर वो ब्रिटिश एक्सपोर्ट का पैसा इंडिया के डेवलपमेंट में यूज़ कर लेता तो इंडिया को होता बहुत सारा फ़ायदा। लेकिन उसने इसको किस लिए यूज़ किया, यूज ऑफ सरप्लस मनी फॉर नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज। मतलब कि इस पैसे को यूज किया वेली चीज़ों में। वेली चीज़ें मतलब
मान लो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई अधिकारी, कोई ऑफिसर, कोई पॉलिटिशियन यहाँ पे इंडिया में रह रहा है, उसको घर बना के दे दिया, बहुत आलीशान महल बना के दे दिया, वेले ऑफिस बनाई जा रहे हैं, ऑफिस की सजावट करी जा रहे हैं, एक्स्ट्रा काम करी जा रहे हैं, ठीक है। तो यूज ऑफ सरप्लस मनी फॉर नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, फिजूल की चीज़ों पे खर्च करना शुरू कर दिया, पैसे को वेस्ट करना शुरू कर दिया। तीसरा क्या किया, मीट वॉर एक्सपेंसेस। तो आपको पता है वर्ल्ड वॉर हो रही थी उस टाइम पे, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे खर्चा ब्रिटिश को और इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। तो हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस, हमारा इंडिया का पैसा पहला यूज़ किया वेली चीज़ों में, दूसरा यूज़ किया वॉर लड़ने के लिए। तो हमारा पैसा, इंडिया का पैसा इंडिया के ऊपर नहीं खर्चा गया, इससे हमारी ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, हमारा इंडिया का पैसा नाली में चला गया, बेकार चला गया, वेस्ट हो गया। तो ये 3 पॉइंट्स कवर अप करने थे, ये हमने कवर अप करे फॉरेन ट्रेड में। फटाफट से डेमोग्राफिक कंडीशन पढ़ते हैं और क्लास खत्म करते हैं। अगला जो पॉइंट है डेमोग्राफिक कंडीशन है। पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं। डेमोग्राफिक का मतलब है रिलेटेड टू पॉपुलेशन, पीपल, रिलेटेड टू पॉपुलेशन मतलब पीपल, लोगों से रिलेटेड चीज़ें। तो डेमोग्राफिक कंडीशन इंडिया की कैसी थी उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहली चीज़ पढ़ते हैं, उसको बता रहा हूँ मैं। पहली चीज़ इंडिया में क्या थी, हाई बर्थ एंड डेथ रेट, ये थी। एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा ये चैप्टर ना बोरिंग है, ये चैप्टर क्या है, बुक ही बोरिंग है, पर वो है कि करनी तो है, सिलेबस में आ गई है, बोरिंग चीज़ तो करनी है। मैं चाह रहा था कि आज की वीडियो में ना डालूं, लेकिन मैं चाह रहा था कि जल्दी सिलेबस भी खत्म हो जाए, तो मैंने ये डाल दिया इसमें। लास्ट टॉपिक है, बोर मत होना। अगर बोर हो रहे हो तो पॉज करके चले जाओ, खा पी आओ, टीवी टूवी देखाओ, आधे घंटे बाद आके दोबारा देख लेना, ठीक है ना। हैवी बर्थ रेट, देखो 3 तरह की स्टेजेस होती हैं, ये स्टेजेस है। एक होता है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। किसी कम्युनिटी में, किसी कंट्री में, किसी इकोनॉमी में अगर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है और डेथ रेट, मतलब अब होता क्या बर्थ रेट, अगर मान लो 1000 बंदों का सैंपल लिया जाता है, 1000 बंदों का सैंपल, हमने 11th में पढ़ा था सैंपल एंड सेंसस। सेंसस में पूरी काउंटिंग करते हैं सबकी, और सैंपल में क्या करते हैं, थोड़े से बंदों का सैंपल लेके बाकियों को अनुमान लगा लिया जाता है। तो 1000 बंदों का हमने सैंपल लिया, उसमें देखते हैं कि हर 1000 बंदे में कितने बंदे पैदा हो रहे हैं और कितने मर रहे हैं। तो इंडिया का जो था उस टाइम 48 ये था, और 40 आई थिंक 40 लिखा है बुक में, हाँ 40 ये था, 48 पर 1000, 40 पर 1000 ये था बर्थ रेट, ये था डेथ रेट, ठीक है जी। ये बहुत हाई माना जाता है। अगर हर 1000 बंदे में 48 बंदे पैदा हो रहे हैं और हर नए नए पैदा हुए हैं और हर 1000 बंदे में नया नया डेथ हुई है 40 बंदे, मतलब कि हर 1000 बंदों को गिनती करो, 40 बंदे अभी भी मरे हैं और 48 बंदे पैदा हुए हैं, तो ये बहुत हाई माना जाता है। तो कोई भी कंट्री में अगर हाई बर्थ रेट हो और हाई डेथ रेट हो, उसको हम कहते हैं स्टैग्नेंट, मतलब ये अभी स्टैग्नेंट इकॉनमी है, मतलब ये अभी डेवलप नहीं हुई है, इसकी डेवलपमेंट रुकी हुई है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। तो इंडिया की हालात उस टाइम ये थे, स्टैग्नेंट पे थी, रुकी हुई डेवलपमेंट में थी। अब ये क्यों था, ये भी आपको समझाऊंगा क्यों था, पहले ये समझ लो। अगर किसी कंट्री में बर्थ रेट अभी भी हाई है लेकिन डेथ रेट लो हो गया, ठीक है जी, बर्थ रेट अभी भी हाई है लेकिन डेथ रेट लो हो गया, तो उसको हम कहते हैं ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये थोड़ा सा डेवलप हो रही है, डेवलपिंग इकोनॉमी। और अगर किसी कंट्री में बर्थ रेट लो हो एंड लो डेथ रेट हो, तो ये अच्छी इकोनॉमी होती है, ये डेवलप्ड होती है। तो इंडिया का जो हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट था, इंडिया इस टाइम इन दो हालातों से डील कर रहा था। स्टार्टिंग में तो हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट था, लेकिन धीरे धीरे जब 1921 में पहुंचे, कब पहुंचे, 1921 में, तो हमारा डेथ रेट तो हो गया कम लेकिन बर्थ रेट अभी भी ज़्यादा था। तो ये हमारे हालात थे। अब ये क्यों थे जी, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये समझ आ गया।
हमारा इन दोनों हालात में हमको स्टैग्नेंट भी बोला जाता था और ग्रेट डिवाइड, मतलब कि अभी हम फर्स्ट से सेकंड स्टेज में कदम रख रहे थे। अब ये क्यों था, हाई बर्थ रेट और डेथ रेट क्यों था? हाई बर्थ रेट का रीज़न था कि लोग पढ़े लिखे कम थे। पढ़े लिखे कम थे तो ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेते थे, कि सोचते थे कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो बड़े होकर ज़्यादा काम करके देंगे, ज़्यादा पैसा कमा के देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं था। अवेयरनेस कम थी लोगों में, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो लोग वेले थे, काम पे जाना नहीं तो घर पे पूरा दिन बैठे रहो, पढ़े रहो, कोई काम तो करना नहीं, चलो बच्चे पैदा कर लो, तो ये काम था इनको। अब डेथ रेट क्यों ज़्यादा था? क्योंकि इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ख़राब थी, तो कोई बंदा बीमार होता था, वो दवाई उसको ढंग की मिलती नहीं थी, तो जो बीमारी थी वो भयानक बन जाती थी, डेंजरस बन जाती थी, और बाद में वो बंदा धीरे धीरे मर जाता था। तो इसलिए हाई बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि लोग गरीब थे, अनपढ़ थे। डेथ रेट भी इसलिए आया था कि मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी। सेकेंड पॉइंट, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। आगे बात लो लिटरेसी रेट। इंडिया में पढ़ाई के हालात कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब थे। ये तो ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने कुछ अच्छा करना शुरू किया। लोग पढ़ते थे, लेकिन हमारी अपनी वेद पुराण शास्त्र ये सब चीज़ें पढ़ते थे, गणित पढ़ते थे, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते थे, लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ते थे। तो वैसे भी पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे। अगर कोई 4th या 5th पढ़ लेता था ना, उसको बहुत ऊंचा माना जाता कि वाह भाई वाह, बंदे ने 5th पढ़ लिया, बंदा 4 जमात पढ़ा हुआ है, बंदा 5 जमात पढ़ा हुआ, बहुत अच्छा मानते थे उसको। अगर बंदा अपने साइन कर लेता था तो उसको बोलते थे कि यार वाह बहुत अच्छा बंदा, वरना मैक्सिमम लोग क्या थे, अंगूठा लगाते थे। तो इंडिया में हालात बहुत ख़राब थे। लिटरेसी लेवल था 16% ओनली उस टाइम पे। सिर्फ अगर मान लो हमारे इंडिया की उस टाइम आबादी 1 लाख थी, तो 1 लाख में सिर्फ और सिर्फ 1600 बंदे पढ़े लिखे थे, 16% होगा। इसमें और ज़्यादा ख़राब हालत थी 7% फीमेल। फीमेल्स को, गर्ल्स को तो पढ़ाते ही नहीं थे, तो गर्ल्स लिटरेसी रेट था सिर्फ और सिर्फ 7%। गर्ल्स को तो आज भी, चलो आज तो खैर पढ़ा रहे हैं, गर्ल्स पढ़ भी रही हैं और बढ़ भी रही हैं। आप लोगों को पता ही है कि आप लोग 12th में आगे हो तो रिज़ल्ट किसके अच्छे आते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स में कंपैरिजन करके देख लो, हर साल रिज़ल्ट आता है। और पढ़ने में भी गर्ल्स कैसी होती है और बॉयज़ कैसे, सबको पता है, मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा, किसी के लिए वो नहीं अगेंस्ट नहीं जा रहा, पढ़ते सारे ही हो, सारे मेरे बच्चे हो, पर आपको पता कि गर्ल्स कितना अच्छा पढ़ती हैं। तो लेकिन उस टाइम ऐसे हालात नहीं थे, गर्ल्स को कोई भी घर वाले लोग पढ़ाते नहीं थे। क्यों नहीं पढ़ाते थे? क्योंकि इनको पढ़ा के क्या करना, इन्होंने कुछ बनना तो है नहीं। लेकिन आज ऐसे हालात है नहीं। आज गर्ल्स बहुत अच्छा नाम इंडिया का रोशन कर रही है, पूरे वर्ल्ड में जा जाके इंडिया का नाम रोशन हो रहा है। तो उस टाइम पे हालात बहुत ख़राब थे। थर्ड पॉइंट है पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़। ये अभी मैंने बताया था, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़। इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ के नाम पे क्या था? कुछ भी नहीं। हॉस्पिटल्स बहुत कम थे, लेस हॉस्पिटल्स बहुत कम थे, और अगर थे भी ना तो लोग अनपढ़ थे, तो लेस अवेयरनेस थी, लोगों को पता ही नहीं था कि दवाई लेने से भी ठीक होते हैं। लोग कहाँ जाते थे? वैद्य जी के पास, या जड़ी बूटी लेते थे, या घरेलू जो टोटके होते हैं ना, घरेलू नुस्खे, उनसे ठीक होने की कोशिश करते थे। तो हुआ क्या, जब घरेलू नुस्खे से आप ठीक होने की कोशिश करोगे, कई बार तो हो भी जाओगे, और अगर नहीं हुए और बीमार हो जाओगे। जब और बीमार हो गए, फिर और बीमार हो गए, फिर एक दिन पक्के बीमार हो जाओगे, डेथ हो जाती है। तो इसलिए हमारे इंडिया का जो डेथ रेट था वो बहुत हाई था, क्योंकि हमारे पास एक तो मेडिकल फैसिलिटीज़ की बहुत कमी थी, ब्रिटिशर्स ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, और दूसरा हम लोग अनपढ़ थे, तो हम लोग भी इस तरफ ध्यान नहीं दे पाए, और हम लोग सुनी सुनाई बातों पे ध्यान करते थे, ढंग से इलाज अपना कराते नहीं थे। तो इसलिए हमारी हालात पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ हुई थी। अब जो लेस अवेयरनेस थी ना, इससे क्या होना शुरू हुआ, हमारे इंडिया में जो गंदगी बहुत थी, सैनिटेशन प्रॉब्लम बहुत थी, खुले हुए शौच,
खुले में शौच आज भी इंडिया में गांव में लोग में होता है। तो सैनिटेशन प्रॉब्लम की वजह से इंडिया में गंदगी बहुत थी, तो इससे क्या फैलना शुरू हुआ, मलेरिया, प्लेग, हैजा, अब पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां हमारी इंडिया में फैलनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से इंडिया की हालात बहुत ख़राब हो गए और डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा ख़राब थी, गंदगी बहुत थी, गंदगी की वजह से लोग बीमार ज़्यादा होते थे। फटाफट से लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये 5th पॉइंट है बुक में, आपको मैं पहले करा रहा हूँ क्योंकि ये पहले सूट कर रहा है। एक्सपेक्टेंसी, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है कितना साल जिएगा। आज की जो एज है, एवरेज एज है आज की 68 ईयर्स, ये आज की है प्रेजेंट इंडिया की 68 एवरेज मानी गई है। लेकिन उस टाइम पे जो एवरेज रेट था वो 44 ईयर्स था, कि 44 एवरेज 44 से 50 के बीच में लोग ज़्यादातर मर जाया करते थे। क्यों? वही पुअर फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ कम थी, गंदगी बहुत थी, लोग पढ़े लिखे कम थे, तो मरते भी ज़्यादा थे। उसके बाद आता है जी आपका हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। हाई, चलो कुछ तो हाई है, लेकिन एक बुरे वाला हाई है, नेगेटिव हाई है। इन्फेंट होता है 0 से 1 ईयर के बीच में, जो बच्चा फर्स्ट बर्थडे से पहले पहले 1 साल से पहले पहले मर गया। मोर्टेलिटी मतलब मरने का रेट, डेथ रेट को मोर्टेलिटी रेट भी कहते हैं। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये कितना था, 218 पर 1000, कि अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं उसमें से 218 1 साल से पहले 0 से 1 ईयर से पहले पहले मर जाया करते थे। ये बहुत ज़्यादा है, बहुत रोने वाली बात थी हमारे इंडिया की। तो 218 जो था, जितने भी बर्थ लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, 1000 बच्चों में 218 बच्चे मर जाया करते थे। क्यों मर जाया करते थे? क्योंकि इनफैक्ट वही हेल्थ फैसिलिटीज बहुत कमज़ोर थी, गंदगी बहुत ज़्यादा थी। तो बच्चे अगर बीमार हो रहे हैं तो वो उनको दवाइयाँ अच्छी नहीं मिल रही, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, और लोगों में अवेयरनेस बहुत कम थी, लोग पढ़े लिखे बहुत कम थे, बच्चों को संभालना नहीं आता था ढंग से, तो इसलिए बच्चे जल्दी मर जाया करते थे। 6th एंड द लास्ट पॉइंट, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। गरीबी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। अब जेन्युइन सी बात है, हमारा सारा का सारा जो हैंडीक्राफ्ट्स है, वो ख़राब कर दिया गया। इंडस्ट्रीज़ लगाने नहीं दी, और सारा का सारा जो इंडिया था वो किस में था? एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में हमारे को क्या लगा दिया गया? जमींदारी सिस्टम। जब एग्रीकल्चर में जमींदारी सिस्टम लग गया तो हुआ क्या? इंडिया गरीब और गरीब और गरीब। इंडिया की जो इकॉनमी थी वो बहुत ज़्यादा गरीब हो चुकी थी उस टाइम पे। इंडिया में गरीबी बहुत ज़्यादा थी, लोग पढ़े लिखे कम थे, हेल्थ फैसिलिटीज़ कम थी, एक्सपेक्टेड लाइफ बहुत कम थी, इसलिए इंडिया में पॉवर्टी ही पॉवर्टी थी। पहले से ही गरीब था और ब्रिटिशर्स ने आके उसको और गरीब कर दिया, तो वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, 3 कंडीशंस आपको रीड करने के लिए मिलेंगी, आपने वो रीड करके मेरे को बताना है। कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो उसको मैं समझा दूंगा दोबारा से। नेक्स्ट में ट्राई करेंगे कि टॉपिक ख़त्म कर दे। बहुत बोरिंग चैप्टर है, मैं भी चाहता जल्दी ख़त्म हुए। न्यूमेरिकल्स करने में जो मज़ा आता है ये सब पढ़ने में नहीं आता, पर पढ़ना पड़ेगा।